नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन फाइटर जेट यानी कि Su-30 MKI के ऊपर बात करने वाले हैं। अब सब जानते होंगे कि वर्तमान इंडियन एयरफोर्स की सुखोई एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का फैसला किया गया, जिनको अब तक अपग्रेड करना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल हम अपने शेड्यूल के मुताबिक काफी पीछे चल रहे हैं। तो अभी जब इनको अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है तो आने वाले दिनों में हम इनको कम से कम 2040 से 45 तक ऑपरेशन रखने वाले हैं। लेकिन सवाल ये कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अगर एमका की बात करें तो ये एक मीडियम वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होने वाला है, लेकिन सुखोई एक हैवी वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होने वाला है। तो इस वजह से कुछ डिफेंस फोरम में ये बताया जा रहा है कि जब भारत को सुखोई को रिप्लेस करने का टाइम आएगा तो उस वक्त भारत को एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली, जो कि एक हैवी वेट कैटेगरी का फाइटर होना चाहिए। अभी की बात करें तो हमारी एमका की जो मार्क 1 वर्जन होगा वो एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला, और जो मार्क 2 वर्जन होगा वो एक 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है। और ये जो 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा इसको 2035 के बाद प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया जाएगा। अभी फिलहाल एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक को ऑफिशियली डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तक कोई भी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं बना है, तो इसका कोई भी मापदंड मौजूद नहीं है। लेकिन चाइना और यूएस जैसे देश जो कि अभी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो अभी अपनी एयरक्राफ्ट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइब्रिड इंजन्स और बेहतर थर्मल मैनेजमेंट को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी के जमाने में सिर्फ रडार से गायब होना ही काफी नहीं होने वाला। अब अगर भारत की 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करें तो इस रेस में हम काफी पीछे चल रहे हैं, क्योंकि जब तक हम हमारी पहली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में इंडक्ट करेंगे तब तक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी पहली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को रिटायर करने का प्लान किया जा रहा है। तो हम यहाँ से 1 से 1.5 जनरेशन पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमको 2045 तक एक 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करना है तो हमें 2030 के बाद इस पर डिटेल डेवलपमेंट करना शुरू करना पड़ेगा। वैसे अभी भी एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है, जो कि एमका में मौजूद होने वाली है, और एचएएल की तरफ से बात बताया जा रहा है कि एमका में अभी 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करने की कोशिश किया जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी मौजूद होगा, लेकिन अगर एक डेडिकेटेड 6th जनरेशन की एयरक्राफ्ट को बनाने की बात करें तो हमें सीरियसली 2030 के बाद ही इसके डेवलपमेंट को शुरू कर देना चाहिए। अगला अपडेट अर्जेंटीना की तरफ से, और अभी आप सब जानते हैं कि अर्जेंटीना की तरफ से अभी अपनी एयरफोर्स के लिए कुछ नए फाइटर जेट्स को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें ऑफिशियली भारत की तरफ से अपनी तेजस को उनको ऑफर किया गया, और इसमें सेम टेंडर के अंदर JF-17 को भी चाइना की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। अब इसमें अर्जेंटीना का जो मेन कंसर्न है वो ब्रिटिश ऑरिजिन पार्ट्स को लेकर है, जिस वजह से भारत अभी तेजस में इस्तेमाल होने वाली ब्रिटिश ऑरिजिन सिस्टम्स को लोकल और नॉन ब्रिटिश ऑरिजिन इक्विपमेंट से रिप्लेस करके उनको ऑफर करने वाला है। अभी के लिए जो मेन कंसर्न है वो तेजस में इस्तेमाल होने वाली इजेक्शन सीट को लेके, क्योंकि तेजस में मार्टिन वेकर की इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे फिलहाल अभी भारत की तरफ से अभी रशियन ऑरिजिन इजेक्शन सीट से रिप्लेस करके अर्जेंटीना को ऑफर करने की बात की गई है। और चाइना की तरफ से अपनी JF-17 में भी मार्टिन वेकर की सीट के बदले लोकली डेवलप किए गए इजेक्शन सीट का ऑप्शन उनको दिया जा रहा है। इसमें से अर्जेंटीना की तरफ से चाइना की ऑफर को पहले से अच्छे तरीके से इवैल्यूएट किया जा चुका था, जिसमें अर्जेंटीना का मेन कंसर्न चाइनीज ऑरिजिन इक्विपमेंट को लेकर है। फिलहाल अभी तक तेजस की डिटेल इवैल्यूएशन अर्जेंटीना की तरफ से नहीं किया गया। इसी बीच ये पता चला कि अगर इजेक्शन सीट की बात करें तो इसमें अर्जेंटीना का जो मेन पसंद है वो अमेरिकन ऑरिजिन S2 कैटेगरी की सीट्स को लेकर, जिसको कोलिन एरोस्पेस की तरफ से बनाया जाता है। इसके अलावा अर्जेंटीना की वर्तमान की जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है उन सभी में भी अमेरिकन ऑरिजिन इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक तरीके का संकेत है कि अर्जेंटीना को अमेरिकन ऑरिजिन सीट ज़्यादा पसंद है। तो ये एचएएल के लिए एक संकेत भी हो सकता है कि अगर कोई अमेरिकन ऑरिजिन इजेक्शन सीट को अभी तेजस में इंटीग्रेट करके अर्जेंटीना को ऑफर करने की कोशिश की जाती है तो इस टेंडर में तेजस की सिलेक्ट होने के चांसेस को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकता है, क्योंकि रशियन ऑरिजिन सिस्टम और चाइनीज इक्विपमेंट के ऊपर अर्जेंटीना इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। और वहीं पर यूएस की तरफ से अभी अपनी F-16 को भी उनको ऑफर किया जा रहा है। तो ये एक टफ कंपटीशन होने वाली है, जिसमें अगर भारत यूएस ऑरिजिन इजेक्शन सीट्स के साथ तेजस को ऑफर कर पाता है तो ये तेजस की सेलेक्ट होने के चांसेस को थोड़ा बेहतर कर सकता है। लेकिन इसके लिए मे भी तेजस की मेन एयरफ्रेम में कुछ हद तक मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ सकता है, और इसके बाद कुछ अलग अलग टेस्ट को भी करने की जरूरत पड़ सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट्स के बारे में बात करने वाले हैं।
आप सभी जानते होंगे कि इसमें अभी रफाल और F-18 में से किसी एक को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इन दोनों को इंडियन नेवी की तरफ से कुछ महीने पहले गोवा की शोर बेस टेस्ट फैसिलिटी में टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें नेवी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन दोनों को टेस्ट किया गया था और बताया गया था कि इस टेस्ट के दौरान नेवी की तरफ से जो पैरामीटर सेट किए गए थे उसमें दोनों ही फाइटर जेट रिक्वायर्ड पैरामीटर को क्लियर कर दिए थे। इसके बाद जो इनकी डिटेल ट्रायल रिपोर्ट को तैयार किया गया था, जिसमें इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर किया जाने वाला था, अभी नेवी की तरफ से इसको एवेल्यूएट करना शुरू कर दिया गया है और इसमें नेवी की तरफ से देखा जाने वाला कि इन दोनों की परफॉर्मेंस में से किसकी परफॉर्मेंस बेहतर होने वाला है। अभी दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनको पहले कभी भी स्की जंप कैरियर से ऑपरेट नहीं किया गया था, यानी कि स्टोव बैक कैरियर से ऑपरेट नहीं किया गया था। लेकिन बोथ डसॉल्ट और बोइंग का यह कहना था कि इनको इंडियन नेवी की कोई भी कैरियर से आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। अब भले ही नेवी की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं और कैरियर से रिक्वायर्ड लोड आउट के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी इनकी स्टोरेज को लेके होने वाली, जिसमें इन दोनों में से सिर्फ F-18 अकेला ऐसा एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि INS विक्रांत की लिफ्ट में फिट हो सकता है, वो भी मुश्किल से फिट हो सकता है। और INS विक्रमादित्य की बात करें तो उसकी लिफ्ट में ये दोनों ही फिट नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे में अगर इनको INS विक्रांत में डिप्लॉय करने के लिए खरीदा जा रहा है तो इसमें सिलेक्ट होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर F-18 ही भारत के पास इकलौता ऑप्शन बचा हुआ है और शायद प्राइसिंग को थोड़ा बहुत कम्पिटिटिव बनाने के लिए यहाँ पर अभी तक इसमें राफेल को वहां पर रखा जा रहा है। अगला अपडेट यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर। आप सभी जानते होंगे कि पिछले कई सालों से भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक चाइना की वजह से भारत को ये मेंबरशिप नहीं मिल पा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें भारत को समर्थन नहीं मिलता है, अभी तक इसमें भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर यूनाइटेड स्टेट, रशिया, फ्रांस और यूके जैसे देशों की तरफ से भारत को समर्थन किया गया है, लेकिन सिर्फ चाइना इसमें बाधा डाल रहा है और चाइना अपनी वीटो का इस्तेमाल करके भारत की परमानेंट मेंबरशिप को रोक देता है। इसको लेके अभी फिर से यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से बताया गया कि वो अभी भारत, जापान और जर्मनी जैसे देशों की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करते हैं और उनको लगता है कि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिफॉर्म को लाने की जरूरत है, जिसमें कुछ नए देशों को इसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन चाहे जितना भी हो जाए और भले ही सभी परमानेंट मेंबर भारत को सपोर्ट करे, लेकिन इसमें चाइना कभी भी भारत की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट नहीं करेगा और इसी वजह से सभी का सपोर्ट मिलने के बाद भी भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलना एक नामुमकिन सा चीज बन गया है और हर साल इसको लेकर बयानबाजी होती रहती है और टॉप लीडर्स की तरफ से इसमें भारत को इंक्लूड करने का स्टेटमेंट दिया। उसके बाद चाइना बीच में आता है और भारत की परमानेंट मेंबरशिप को वीटो की पावर का इस्तेमाल करके रोक देता है और ये सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है, पता नहीं आगे कितने सालों तक चलता रहने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।